जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अगले सीरीज को कवर करते हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। आज हम लोग मौलिक अधिकार को स्टडी करेंगे। वैसे मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है। अगर हम देखने की कोशिश करें कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है तो यह मूल रूप से लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार जो है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का हिंदी होता है अधिकार पत्र, ठीक है। तो आम जनता का मैग्ना कार्टा, भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा अगर सवाल पूछ दे कि किसको कहा जाता है तो वह मौलिक अधिकार को कहा जाता है, ठीक है। जब मौलिक अधिकार हमको मिले थे तो उस समय मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में यह घट कर के हो गई है 6, ठीक है। वर्तमान टाइम में हमको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वह मात्र 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आज हम लोग उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है वह, इसको आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं पहले, ताकि याद करने में आपको सुविधा होगी, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे? ठीक है, मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार और लगातार 6 मौलिक अधिकार ध्यान में रहे, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? क्षमस्व, शुद्ध, धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए है। अब आप कहिएगा सर इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस आप लिखा दिए। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इतने लंबे चौड़े को आपको याद नहीं करना है। जिसके नीचे अंडरलाइन है उन्हीं अक्षरों से एक नाम निकल के सामने आएगा और जो नाम सामने आएगा उसी प्रकार का मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समस्व लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 मौलिक अधिकार हो गए और 6 के नीचे आपको अंडरलाइन है, तो ये 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है। सबसे पहला है सम। सम से समता का अधिकार। अगर हम बात करें तो यह आर्टिकल 14 से 18 तक जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल 19 से 22 तक जाता है। शोध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह जाता है आपको 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, यह जाता है आपको आर्टिकल 29 और 30 में है। और अंतिम है आपका उपचार, ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। हमारे पास जो मौलिक अधिकार वर्तमान टाइम में जो संविधान आम जनता को मौलिक अधिकार दे रखी है वो मौलिक अधिकार 6 है। कौन कौन से? तो समता का अधिकार जो आर्टिकल आपका जाता है 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो यह है आपको 19 से 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक जाता है। पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो 28 और 29 में है। और छठा है आपका कौन सा?
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 से संबंधित है। ठीक है, इन सभी आर्टिकल को अभी हम तोड़ेंगे, लेकिन ये इसको देखने से ये आपको ध्यान में रहेगा कि अगर स्वतंत्रता का अधिकार है तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में हमको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ समता का अधिकार। समता, कैसी समता? समता यानी कि समता बोलिए या समानता बोलिए, की है कैसी समानता? मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हैं, कहाँ समान है हम लोग? नहीं है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो समानता होती है यह कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के सामने सभी बराबर है, वो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश हम पर कोई केस हो जाता है, कोई सुनवाई होनी होती है, तो हमको भी कटघरे में ही खड़ा होना होगा और जो मेरा विद्यार्थी होगा उसको भी कटघरे में ही खड़ा होना होगा। बात समझ गई? दैट इज कॉल्ड समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, आप कुछ भी करते हैं कोई रोक टोक है? अगर आप लीगल कर रहे हैं, इलीगल नहीं कर रहे हैं, यानी कि सरकार ने जिन बातों पे, जिन कामों पे, जिन कांडों पे रोक लगा रखा है, बैन लगा रखा है, जिसको अवैध घोषित कर रखा है, अगर वैसे कामों को आप नहीं करते हैं तो कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, यह अधिकार आपको दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम सबको पता है कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अलावा किसी भी देश को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जाता है, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में सभी धर्मों को मानने की, उसको पूजने की, उसको फॉलो करने की, उसके प्रचार प्रसार की पूर्ण रूप से आज़ादी हमको और आपको मिली हुई है। ठीक है, इसके बाद है संस्कृति का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है यह स्पेशली अल्पसंख्यकों को दिया गया है। यह जो है बहुसंख्यकों के लिए नहीं है, यानी कि सभी जनता के लिए आपका जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार नहीं है। यह किसके लिए है? तो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह जो है तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जा करके कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यह अधिकार आपको मिलता है, लेकिन कब? जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मामला है, जमीन का मामला है, तो आपको जो है तो अपने नियरेस्ट और नजदीकी थाने में जाकर के FIR करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते हैं। बात समझ में आई? जबकि मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? 32 का प्रयोग करके, और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? तो 226 का प्रयोग करके हम अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब इन आर्टिकल को हम लोग जो है सो कवर करते हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार ना। तो समता का अधिकार में 4 आर्टिकल हैं। कौन कौन से? 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये चारों आर्टिकल जो हैं ये किस प्रकार के अधिकार हमको देते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि हमको जो समानता दी गई है वह किसके सामने? तो विधि यानी कानून के समक्ष हम सभी क्या हैं? समान है। आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 यह क्या कहता है? तो यह कहता है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें भाषा शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, क्या क्या है? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 है लोक नियोजन में समानता का अधिकार। लोक नियोजन माने सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार दिया गया है। यही कारण है कि जो लोग खुद से स्टडी करके पैसे खर्च करके कैपेबल नहीं है उनको सरकार आरक्षण देती है कि ठीक है आपको थोड़ा सा कम नंबर भी रहेगा तो आपकी नौकरी जो है तो लग जाएगी। आर्टिकल 17 यह बताता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। जैसे होता है ना कि गांव समाज में डोम चमार वगैरह आता है तो आदमी जो दूर दूर से उसको रखता है, पास में नहीं आने देता है। तो लेकिन कानून के तहत ऐसा नहीं है। वैसे भी यह संसार पूरा मानव जीवन से बना हुआ है। जिस सूरज से रोशनी हमको मिलती है उसी से उनको भी मिलती है। जिस हवा को हम लोग ग्रहण करते हैं उसी को भी ग्रहण करते हैं। जो धरती हमको अन्न देती है वही धरती उनको भी अन्न देती है। तो फिर जो है यहाँ पे भेदभाव किस बात का? लेकिन अब चूंकि पुरानी रीतियां हैं जिसके तहत जो है भेदभाव थी, हालांकि भारतीय संविधान ने उन सभी को भेदभाव को खत्म करने की पूरी कोशिश की है जिसके तहत 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। और 18 जो है यह बताता है उपाधियों का अंत। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि अब नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है,
तो आप कह लेते हैं महात्मा गांधी। लेकिन चूंकि संविधान जब उपाधियों का अंत कर दिया तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कैसे हुए? तो राष्ट्रपिता संविधान के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी नहीं है, उनको आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया था राष्ट्रपिता, इसलिए उनको हम लोग राष्ट्रपिता मान लेते हैं। लेकिन संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपिता होंगे वो महात्मा गांधी होंगे। क्लियर? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। चलिए, ये सारे आपके समता के अधिकार थे। अगला था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अगर हम आर्टिकल देखें तो कहां से कहां तक जाता है? तो यह जाता है आपका 19 से 22 तक। 19 से 22 यह स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? तो आर्टिकल 19 आ जाएगा ना, आर्टिकल 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 22 आ जाएगा। तो आर्टिकल 19 जो है इसमें बहुत सारे, जैसे आर्टिकल 19 है, 19 का ए है, 19 का बी है, 19 का सी है, 19 का डी है, 19 का ई है और 19 का जी है। ध्यान रखिएगा, 19 का एफ नहीं है, 19 का एफ नहीं है, क्या है? 19 का जी है, क्योंकि 19 के एफ को क्या कर दिया गया है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि वह एफ जो था वह संपत्ति के अधिकार को बताता था। बात समझ में आई? अब देख लेते हैं 19 कहता क्या है। तो यह कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या कहता है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति का मतलब यह कतई नहीं है कि आप बोल के ही रखिएगा, हो सकता है कि आप चिट्ठी द्वारा लिख करके रख दें, हो सकता है कि आप इशारों में अपनी बातों को कह दें ना, तो वो सारे के सारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम लोग स्कूलों में होते थे, गर्मी की छुट्टियां होती थी तो गार्जियन घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो एक बच्चा आया, एक दोस्त आया जो घर से कोई बहाना करके घर से बाहर निकला है और एक चीठी देता था, हम लोग समझ जाते थे अच्छा अब निकलने की बारी आ गई। यानी कि उसने अपनी अभिव्यक्ति दे दी कि भाई अब निकल रहे हो, हम आ गए हुए हैं। हम भी इधर से कोई ना कोई बहाना करके निकलते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें वो क्या नाम है उसका, लड़का लड़की दोनों भौं मटकाते हैं एक दूसरे का, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है। ये दोनों एक दूसरे से जो है तो कुछ ना कुछ आंखों में इशारा करते हैं, तो ये भी आपका एक प्रकार का अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 बोलने की आजादी नहीं देता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। मतलब कि आप अपनी बातों को बोल के भी रख सकते हैं, लिख के भी रख सकते हैं, इशारा से भी रख सकते हैं। आपको जैसे अपनी बातों को रखना आता हो वैसे आप अपनी बातों को रख सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसको कई एक भागों में बांटा गया है, 6 भागों में कंपलसरी बांटा गया है। उन 6 भागों को अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, हमको जो है निम्नलिखित प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ठीक है, किसके तहत? 19 के तहत। 19 बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के ए के तहत है बोलने की आजादी। बोलने की आजादी, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके तहत आता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है? प्रेस तो बोल के ही बताता है किसी बातों को। तो प्रेस की स्वतंत्रता वह 19 के ए के तहत आता है, क्योंकि बोलने की आजादी उसको मिली हुई है। उसके बाद 19 का बी है शांतिपूर्ण रूप से कहीं भी एकत्र होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण रूप से कहीं भी एकत्रित होने की स्वतंत्रता। जैसे आपने किसान आंदोलन देखा होगा, सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह एकत्रित थे, कोई रोक टोक हुआ? सरकार भगाई? नहीं भगाई। लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले आपने देखा होगा कुछ जो है तो मुस्लिम वर्ग एक जगह पे CAA के खिलाफ बैठ के धरना दे रहे थे, सरकार नहीं भगा सकती थी? नहीं। तो शांतिपूर्ण ढंग से भारत में कहीं भी एकत्रित होने की स्वतंत्रता। 19 का सी आपको बताता है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप सभा या समूह बना सकते हैं, यह स्वतंत्रता आपको है। 19 का डी बताता है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अब भारत के किसी भी कोने में जाइए, आपसे ना तो वीजा और ना ही पासपोर्ट मांगा जाएगा। आपके पास ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपके पास टिकट होनी चाहिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, मतलब बिना किसी रोक टोक के पूरे भारत में आप गमन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। 19 का ई बताता है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी कोने में आपको जमीन खरीदने, वहां पे जो है तो बसने की पूरी आजादी प्राप्त है। 19 का जी बताता है भारत में आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता।
और इसी आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता के तहत वैसे राज्य जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, उद्योग नहीं है, वहां के लोग जो है सो किसी अन्य राज्य में जहां पर इंडस्ट्री उद्योग है वहां पे जाया करते हैं। जैसे खास करके आप खूब देखते होंगे बिहार से लोग पंजाब, केरल, मतलब दक्षिण भारत और दिल्ली, खास करके दिल्ली जो है सो भारत से, बिहार से बहुत सारे लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है राजधानी क्षेत्र है और इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे सभी लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ से वो भारत से बाहर की तरफ जाते हैं। बात समझ में आया? यानी कि 19 जो है यह हमको 6 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता देती है। फिर से एक बार सुन लीजिए कौन कौन। 19 का ए बोलने की स्वतंत्रता देता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता भी है। 19 का बी शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता देता है। 19 का सी सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता देता है। हो सकता है इसके नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 19 का डी भारत में आवागमन माने भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है। 19 का ई भारत में निवास करने की स्वतंत्रता देता है। और 19 का जी भारत में आजीविकोपार्जन की स्वतंत्रता देता है, यानी कि भारत में आप कहीं भी अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, यह स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है। यह तो चलिए 19 था ना। इसके बाद इसी में आएगा 20, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपको क्या बताता है? तो यह बताता है दोषी को सुरक्षा। क्या बताता है? दोषी को सुरक्षा। और आर्टिकल 21 बताता है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 22 बताता है आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 हमने देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं 20, 21 और 22। 20 बताता है दोषी को सुरक्षा। दोषी को सुरक्षा, आपके दिमाग में आएगा ये कौन सा बात हुआ, दोषी को क्या सुरक्षा देंगे? सिंपल सा फंडा है कि जब तक कानून किसी दोषी को दोषी करार नहीं दे देती तब तक वह दोषी नहीं माना जाएगा। हाँ, उस पर किसी ने केस किया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस समय उस दोषी को सुरक्षा दिया जाएगा। कैसा सुरक्षा? तो उस दोषी को उसी समय के कानून के आधार पर सजाएं होंगी, न कि प्रेजेंट टाइम में। जैसे भारतीय कानून के तहत जो है सुनवाई में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2002 में गिरफ्तार किया गया है और उसको सजा जो है होता है 2012 में, लेकिन 2002 में कुछ और कानून था, जिस गलती के लिए उसको सजा दिया गया है 2002 में कोई और कानून था और 2012 में कोई और कानून हो गया, कानून बदल गया होगा, तो उस स्थिति में उसको सजा 2002 के अनुसार दिया जाएगा, न कि 2012 के अनुसार। ठीक है। इसके अलावा उसके पास एक जो सबसे बड़ा अधिकार, 2 और अधिकार होंगे, वो क्या होगा? तो खुद की गवाही के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात। और एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है। 3 बातें क्या क्या है दोषी को सुरक्षा के अंतर्गत? तो उसको उसी समय के आधार पर सजा मिलेगी जब उसने गुनाह किया होगा। दूसरा, उसको खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा, एक गलती के लिए उसको एक ही बार सजा मिलेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 14 साल की सजा हुई मर्डर केस में, और 14 साल वो सजा काट के बाहर आता है, उस बाद में पता चलता है कि जिस व्यक्ति के मर्डर केस में ये दोषी था वह व्यक्ति आज के टाइम में जिंदा बचा हुआ है, नहीं मरा नहीं था, गलत एविडेंस पेश किए गए थे, इसको सजा तो हो गई। तो अब दोबारा अगर वह व्यक्ति जिंदा है उसको आके मार देगा तो इसको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए सजा हुई है उसको, ठीक है, कोई सजा नहीं होगी। 21 है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के लिए हमको भोजन पानी वगैरह ये सब चाहिए, तो जीवन जीने का अधिकार के साथ जो भी चीजें आपकी आती हैं कंपलसरी है, उसकी सुरक्षा आपको दी जाएगी। और अगला है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण क्या है? तो अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आपको कारण पूछने का अधिकार है कि आपने हमको गिरफ्तार काहे किया है, कारण बताइए, पहला। दूसरा, उसको मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है, यानी कि जिसको वह चाहे उसको वह हायर कर सकता है, जिस वकील को चाहे उस वकील को वह हायर कर सकता है, यह अधिकार उसको है। और 24 घंटा के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, यानी कि थाने में 24 घंटा से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। महिलाओं के केस में है कि महिलाओं को रात को थाने में नहीं रखा जा सकता है। महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद दिन में, जिस दिन गिरफ्तार किया गया उसी दिन उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? आर्टिकल 20, 21 और 22। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जब इमरजेंसी लगेगा, आपातकाल की घोषणा होगी, तो आपातकाल की घोषणा होते ही हमारे सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन 2 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 20 और 21, यह समाप्त नहीं होगा, यह उस दौर में भी कार्यरत रहेगा।
जैसे आपने देखा था लॉकडाउन लगा था ना, इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, आपातकालीन घोषणा हुई थी, यानी कि मार्शल लॉ लगा था। अब बाहर निकलते तो पुलिस आपकी जो है सो खातिरदारी अच्छे से करती थी। लेकिन हमको भोजन पानी तो चाहिए ना। मान लीजिए कि कोरोना है, बाहर निकलेंगे कोरोना खा लेगा, और घर में शहर के लोगों के पास तो सबसे बड़ी समस्या है कि सब कुछ खरीद के खाना है, तो उस स्थिति में उनका क्या होगा। इसी के कारण आपने सुना होगा कि रेस्टोरेंट हो गए या फिर सब्जी वाला हो गया, इन सभी को कोरोना में रोक टोक नहीं था, दूध वाला हो गया, ये सब जा सकते थे अपनी व्यवस्था करके, ताकि कोरोना जो है इनके मार्फत से भी न फैले। इस तरह की व्यवस्था करके ये जा सकते थे, क्योंकि अगर बंदा को भूखे प्यासे 21 दिन तक घर में रखा जाए तो ऐसे भी मर जाएगा, इससे बेहतर है कोरोना से मर जाए। तो जीवन जीने के अधिकार के तहत ही उन लोगों को कम से कम इतनी छूट दी गई थी कि आप जो है सो अपना किसी भी तरह खा पी करके जिंदा रह लीजिए, फिर बचेंगे हम लोग तो कोरोना से फाइट करेंगे। बात समझ में आई? अंदाज बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। हम लोग दूसरी मौलिक अधिकार को पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग देखेंगे तीसरा मौलिक अधिकार। हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तीसरा मौलिक अधिकार क्या कहता है? तो यह कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 23 और 24, इन दोनों आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो है तो लिखे गए हैं। अब सवाल उठता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है क्या? तो सबसे पहला 23 और 24 ना, आर्टिकल 23 कहता है कि बालात माने वैसे काम जो मानवता को सर्वसार कर दे, यानी कि मनुष्यों के लायक नहीं है, उसी में कॉमा देकर के लिखेंगे आप। बालात श्रम हो गया, उसके बाद आपका बधुआ मजदूरी और काम कराने के बाद आप शोषण नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार आपको किसके अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 23 के अंतर्गत। आर्टिकल 24 क्या बताता है? आर्टिकल 24 बताता है बाल मजदूरी पर प्रतिबंध। बाल मजदूरी यानी कि छोटे बच्चे उम्र क्या होगी? तो 6 से 14 साल तक का जो बच्चा होगा उससे आपको किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करवानी है। क्यों? क्योंकि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा, चौथा मौलिक अधिकार क्या है? चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल की बात करें हम तो आपको यह आता है 25 से लेकर के 28 तक, यानी कि 4 आर्टिकल। कौन कौन से? 25, 26, 27 और 28। तो 25 क्या कहता है इसको देख लीजिए। 25 बताता है, क्या बताता है 25 आर्टिकल? कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। यानी आर्टिकल 25 आपको बता रहा है किसी भी धर्म को मानने, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, भारत में कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद बोला है कि आचरण करने, यानी कि उस धर्म की जो रीति है, जो नियम है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं, हिंदू लोग चंदन वगैरह करते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। और प्रचार, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। अगला है आर्टिकल 26, यह बताता है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधन माने होता है अपने धर्म का रख रखाव। जैसे मान लीजिए कि धर्म का प्रबंध करना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 27, धर्म के संपोषण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपने धर्म के बचाए रखने के लिए जो भी करना होगा वो आप कर सकते हैं कानून के दायरे में रह करके, वह स्वतंत्रता है। और अगला है आर्टिकल 28, यह बताता है धार्मिक शिक्षा और उपासना में भाग लेने का अधिकार। यानी कहीं पे अगर सत्संग हो रहा हो, कहीं पे अगर आकर के पंडित जी वगैरह लोग, बाबा लोग जो है तो कोई कथा वाचन कर रहे हो, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, आप अपने धर्म के बारे में शिक्षा ले सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए मदरसा चलता है, हिंदू जो है अयोध्या वगैरह जाते हैं स्टडी करने के लिए ना, अपने धार्मिक उपासना के बारे में जानने के लिए। उपासना मतलब होता है आपको फास्टिंग रखना, पूजा पाठ जो पर्व आता है उसको करने का अधिकार आपको मिला हुआ है, हमारे भारतीयों को मिला हुआ है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि 4 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए हैं। 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता हमको दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारा चौथा मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद जो है कौन सा? 5वां मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार क्या है? क्या है बताइए? 5वां मौलिक अधिकार हमको क्या बताता है? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये आता है 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें भी 29 और 30 की बात हो रही होगी। ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम हो, अल्प माने होता थोड़ा, जिसकी संख्या थोड़ी हो उनको यह मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि थोड़ी संख्या किसकी है? तो अपने भारत में कुल 7 जातियां हैं। इन 7 जातियों में से 6 जाति अल्पसंख्यक मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि 7 जातियां हैं कौन कौन? तो देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, ईसाई, उसके बाद आपका बौद्ध, जैन और पारसी, ये 7 हुए। इन 7 में हिंदू जो है यह बहुसंख्यक माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी सब है वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो बेसिकली अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 जो है यह बताता है कि अल्पसंख्यक अपने संस्कृति को बचाए रखने का उपाय इंतजाम कर सकते हैं, अपने बचाए रख सकते हैं, संपोषण कर सकते हैं अपने संस्कृति का। और 30 बताता है कि अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, वह भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमको यह अधिकार देता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद आर्टिकल 31 जो है वह आपका संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार जो है वह 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका छठा जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल आर्टिकल 32 जो है इसके तहत आती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? सिंपल सा फंडा है कि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीना जाता है, तो उस परिस्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यह आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता हुआ पता चलता है या लगता है कोर्ट को कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस परिस्थिति में आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या न्यायालय जो है वह रीट जारी कर सकती है। ठीक है, रीट जारी कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा 2019 या 18 के आसपास इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि रोड पे चलते हुए लोगों का एक्सीडेंट इसलिए ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि वाहन चालक जो है यह शराब पीकर के गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण उसने आदेश दिया कि हाईवे के आसपास दारू के दुकान नहीं रहेंगे। और आज पूरे इंडिया में ढूंढ के देख लीजिए, कहीं भी आपको दारू का दुकान हाईवे के आसपास नहीं मिलेगा। ठीक है, यह क्या था? तो मौलिक अधिकारों का हनन था, जिसके कारण इलाहाबाद कोर्ट ने बंद किया। जबकि इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का कोर्ट है, अगर बंद किया तो केवल उत्तर प्रदेश में बंद होना चाहिए, लेकिन पूरे देश में बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यह मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित शिकायत है। ठीक है। अब जो न्यायालय है उसको 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार है। कौन कौन सा रीट जारी करती है, तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सामने पेश करना है। ठीक है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो उस दौरान वह उनको आदेश या परमादेश दे सकती है कि आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है रोक लगाना। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को किसी काम को करने से मना कर सकती है। ठीक है, यह प्रतिषेध के अंतर्गत। उत्प्रेषण, अगर कोई ऐसा मामला जो पेंडिंग पड़ा हो ना, लंबित मामला हो, जो निचले न्यायालय में हो, तो उसको ऊपरी न्यायालय अपने पास मंगा सकते कि इसको भेजिए हमारे पास, इस मामले को हम देखेंगे। और अधिकार परीक्षा लेख, अगर न्यायालय को यह पता चले कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपने पद के योग्य नहीं है, तो उनकी परीक्षा वह ले सकती है कि सच में आपको अपने पद के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से पद मिला है या फिर ऐसे ही आपको जो है यह पद मिल गया है।
ठीक है, घूस वगैरह पे, तो वह उसके अधिकार की परीक्षा ले सकता है। बात समझ में आया? ये पांचों जो है सो अध्यादेश रीट का अधिकार जो है सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। इसके अलावा 33, 34 और 35 तीन ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो संसद के पास है, ठीक है, आम जनता के पास नहीं। ये संसद वाला मौलिक अधिकार। 33 क्या बताता है? सेना, पुलिस या विशेष परिस्थिति में विशेष अधिकारी विशेष लोगों के मौलिक अधिकारों को संसद कम कर सकती है। जैसे लॉकडाउन में आपने देखा था, आम जनता से अपील किया गया था कि घर में रहिए, लेकिन डॉक्टर और जो सेना थी, जो पुलिस थी, वह रोड पे थी। क्यों थी? ताकि आम लोग जो है वो सुरक्षित रह सके। क्या कोरोना पुलिस को नहीं हो सकती है? क्या कोरोना आपको डॉक्टर साहब को नहीं हो सकती है? लेकिन अब समस्या ये है कि उसके इलाज के लिए ये दोनों का बाहर रहना काफी जरूरी था। कोरोना ज्यादा इफेक्ट न पहुंचाए, ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए इन दोनों का रहना ज्यादा जरूरी था, तो उनके मौलिक अधिकारों को कम कर दिया गया। ठीक है, अगला है आर्टिकल 34 यह कहता है कि संसद कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों को, आम जनता के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। यहाँ पे कंडीशन इसको समझिएगा, अगर मार्शल लॉ, सैन्य कानून या आपातकाल लगा हो तब। ठीक है, 34 क्या कहती है कि संसद मार्शल लॉ, धारा 144 या सैन्य कानून के दौरान कुछ लोगों के या लोगों के मौलिक अधिकारों को कुछ कम कर सकती है। यह किसके तहत है? 34 के तहत। 35 कहता है कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। बस समझ में आया? तो 33, 34, 35 जो है मौलिक अधिकार सरकार को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, बाकी मौलिक अधिकार आम जनता को प्राप्त है। मुझे लगता है कि आप इसको बड़े अच्छे से समझ गए होंगे और आप ऐसे ही समझते रहिए। थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और थोड़ा कमेंट वगैरह करते रहिए बढ़िया सा, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं फिर कल हम एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।